इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। पीपल्स पार्टी भी सदर पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि वो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दें। नहीं, एक्चुअली हम नहीं करते हैं। जहां तक डेट का ऐलान का इख्तियार वो इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं। इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शंस टाइमली हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मियां नवाज साहब बिल आखिर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब सिनेरियो ये होगा कि मियां नवाज साहब यहाँ आएंगे, लाहौर जाएंगे, वहाँ पे उनका फकीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया जाएगा, फिर ढोल बजाए जाएंगे, फिर मियां साहब को उनके मुख्तलिफ हलकों में ले जाया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि मियां नवाज साहब के ऊपर केसेस हैं, वो बाकायदा सजा याफ्ता हैं और अदालत ने उनको इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर रखा है। अब सवाल यह है कि क्या मियां नवाज साहब जब वापस आएंगे तो क्या अदालतें उनको इस चीज़ की इजाज़त देंगी कि वो एयरपोर्ट से उतरें, अपनी गाड़ी में बैठें और लाखों लोगों के साथ वो अपने घर तशरीफ़ ले जाएं। और अगर अदालतें ये हक नहीं देंगी उनको तो फिर ज़ाहिर उनको जेल जाना पड़ेगा। अब जेल जाएंगे तो एक सिनेरियो डेवलप होगा और अगर वो जेल नहीं जाते तो एक दूसरा सिनेरियो है जो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी शायद काबिल कबूल ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम आज के शो में डिस्कस करेंगे कि मियां नवाज साहब का स्टेटस क्या है और 21 अक्टूबर को जब वो वापस आएंगे तो क्या क्या हो सकता है। दूसरा, जब मियां नवाज साहब यहाँ पर तशरीफ लाएंगे वापस तो फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि अगर वो मियां नवाज साहब के केसेस माफ कर देते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो खुद कंप्रोमाइज होंगे और अगर वो केसेस माफ नहीं करते और कानून के मुताबिक, कायदे के मुताबिक चलते हैं तो फिर जाहिर है पीटीआई के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शायद काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ हो। तो वो जो प्रेशर होगा काजी साहब के ऊपर वो उसको किस तरह सस्टेन करेंगे। और इसके साथ साथ जब इमरान खान साहब, इससे पहले ये होता था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट से मुतमईन नहीं होते थे तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखते थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें रिलीफ मिल जाता था। तो अब क्योंकि वहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब होंगे तो क्या इमरान खान साहब उसके बाद उस आला अदालती निज़ाम की तरफ मोहब्बत से देख सकेंगे या नहीं देखेंगे, ये भी हम आज के शो के अंदर डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। हसनात मलिक साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त भी हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं। राजा मोहसिन एजाज साहब ये भी सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। और नईम हैदर पंचोता साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अफनान साहब आपको मुबारक हो। लेकिन अब सवाल ये कि क्या वाकई मियां नवाज साहब 21 तारीख को आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि इससे पहले बहुत तारीखें दे चुके हैं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और इसके ऊपर जो है वो ऐलान जो है वो आपके सामने, सबके सामने हमने कर दिया है। सियासत के अंदर मामलात हतमी नहीं होते। आप भी पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं मेरी तरह, तो ये है कि 100% हतमी मामला तो नहीं होता, लेकिन इंशाअल्लाह कहते हैं यही है प्लान के 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान वापस आ जाए। तो अब केस को वो अपने केसेस जो हैं उनको फेस करेंगे या फिर उनको कोई सेफ एग्जिट दे दिया जाएगा? नहीं, केसेस को फेस करेंगे। जो नॉर्मल जो फिर तो जेल जाना पड़ेगा उन्हें, जो भी है। उसको मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले भी तकरीबन कोई 3 साल की जेल काटी है, अगर आप सारी मिला लें, मुशर्रफ का वाला जमाना भी मिला लेंगे तो पहले भी जेलें काटी हैं तो दोबारा जेलें काट लेंगे। लेकिन जो है वो इंशाल्लाह वापस भी आएंगे, भरपूर तरीके से इलेक्शन की मुहिम भी चलाएंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन का माल। लेकिन सर इस इशू ये है कि मैं अभी जो पार्टी डिजाइन कर रही है, जो फंक्शन डिजाइन कर रही है, उसमें किसी जगह पे भी ये नहीं है कि मियां साहब उतरेंगे तो जेल जाएंगे और वो कह रहे हैं कि उतरेंगे फकीदुल मिसाल, उनका इस्तकबाल होगा, उन्हें घर ले जाया जाएगा। देखिए जो कानूनी मामलात हैं वो तो मैं ज़ाहिर है वो तो लॉयर्स उस वक्त जो भी होगा उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन हमने मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो तब भी केसेस से नहीं भागे जब मुशर्रफ का दौर था और जो है वो केस जज लगाया था, सारा पाकिस्तान जानता था कि उसने क्या फैसला देना है और उनको जो है वो तायाद नाअहल किया, 21 साल सज़ा भी दी, उसके बावजूद वो भागे नहीं। फिर जो है वो जो उसके बाद ये जो है इसका पिछले 5 साल के अंदर जो कुछ होता रहा तो वो केसेस वगैरह पहले भी फेस किए हैं, आइंदा भी करेंगे, तो मसला नहीं। मतलब मसला ये है जब मियां नवाज साहब आएंगे तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पहला इम्तिहान होगा वो खौफनाक किस्म का। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उन इससे ज्यादा बड़े इम्तिहान हैं उनके उससे पहले मसलन मतलब इलेक्शन कब होंगे ये मैटर भी आना है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल, इस हवाले से भी पिटीशन आ रही है और वो मैटर पेंडिंग है।
तो ये दो इश्यूज उससे इम्पोर्टेंट हैं। फिर तीसरा उनका अपना, जिसकी वजह से वो 13 अप्रैल से किसी बेंच का हिस्सा नहीं है, 184(3 सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट स्टे है। उस स्टे की जब वो अप्रैल से जारी है और सुप्रीम कोर्ट एक स्टे से चल रही है, तो उस स्टे चल रहा है, तो अब काजी फैसल साहब बेंच में कैसे बैठेंगे? ठीक है। सबसे पहला ये जो है सस्पेंस ये होगा कि वो, क्योंकि वो 4 महीने से किसी बेंच का ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अब वो कैसे, वो स्टे खत्म होगा और वो 8 रुकनी बेंच का फैसला था, अब क्या सारे जज बैठेंगे? वो जज दूसरे हैं नजरियाती तौर पे, वो अगर स्टे नहीं विकेट करते, विड्रॉ नहीं करते, तो फिर क्या होगा? काजी साहब ऐसे ही चलाएंगे? ये भी एक बड़ी सस्पेंस सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब से पहले बड़ा क्राइसिस, बड़ा पहले वो अपने ही जो इंटरनल उनके हैं इश्यूज, वो ज्यादा अहम है और वो इम्पोर्टेंट है। ये तो 1 महीना 10 दिन जो पहले हैं मियां नवाज शरीफ साहब के आने से पहले वो बहुत सारी चीजें सेटल हो जाएंगी पाकिस्तान में। जी, ये चीजें इंटरनली सुप्रीम कोर्ट की काफी कोशिश अभी भी जारी है। जो है वो इशाइये दिए जा रहे हैं जाने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, तो वहाँ काजी फैसल साहब भी जा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई मेरा नहीं ख्याल कि लिंक एक पिटीशन पड़ी हुई नहीं डायरेक्टली, जो जिस मामले में पहले मेरा ख्याल है वो आके वो प्रोटेक्टिव बेल लें, या वो अल-अज़ीज़िया में उनको कन्विक्ट है, सजा हुई है। अल-अज़ीज़िया वो केस है जिसमें अरशद मलिक की ऑडियो वीडियो आई हुई है, ठीक है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा, उन्होंने कहा था कि हम मामला रिमांड कर देते हैं। तो वो तो बड़ा इजीली मामला जो है वो उस वीडियो को देख के हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन वो आप इनको जाना पड़ेगा वहां पे, पहले सरेंडर करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, इनके लिए केस चलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है कि वो जब इलेक्शन लड़ना है, तायार नैली, उस हवाले से भी कानून बन चुका है, ठीक है, और उस कानून को, पहला कानून है पाकिस्तान का जो 62(1)(f) के हवाले से किसी ने पिटीशन नहीं, ऑफिशियल पिटिशनर भी कोई नहीं था जिसने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की और कानून चैलेंज किया हो। तो वो कानून अभी चैलेंज, वो कानून है जिसमें है कि तायात नैली नहीं है, सजा 62(1)(f) में 5 साल है, तो 5 साल बाद तो एलिजिबल है, वो भी है, और जहांगीर तरीन भी है। तो वो इशू नहीं है उनके लिए। इशू जो अल-अज़ीज़िया में सजा है और एवन फील्ड में, उसमें तो मरियम नवाज की जो ऑलरेडी एक्विट हो चुकी हैं, तो उन पे भी एक्विटल हो सकती है। वो बड़ा उसके हवाले से जो जज का केस, जज मोहम्मद बशीर का जो जजमेंट है, उसमें काफी लकूनात है। यहाँ जो अल-अज़ीज़िया है वो मामला रिमांड होगा, और नैब लॉ में अब अमेंडमेंट हो चुकी है। अब देखना होगा कि उसके बाद वो ट्रायल स्टार्ट होता है, कैसे होता है। तो वो इतना इशू मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा कोई लीगल बड़ा नहीं है, या वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के साथ लिंक अप नहीं है। ठीक है, वैसे ये फरमाइएगा कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वापसी बहुत आसान होगी, या अदालत के लिए या मियां साहब दोनों के लिए मुश्किल होगी? और फिर एक प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर जेल के अंदर है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर कन्विक्टेड हैं और वो आ रहे हैं, तो क्या सूरत हाल होगी? जो सर देखें, ये ना मियां साहब के लिए आसान होगा और ना ही आई गेस अदालतों के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल होगी, मुश्किल इम्तिहान होगा। जो ये कहा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से कि वो घर जाएंगे कारकुनों के साथ, तो ये बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको सज़ा हुई है। अब देखें वो सज़ा बाद में अदालतें उसको क्या करती हैं, जिस तरह मलिक साहब फरमा रहे थे कि ऑडियोज़ भी आई, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आई जज अरशद मलिक की, लेकिन वो तमाम मामला तो उस वक्त होगा जब वो अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर देंगे, उसके बाद अदालत उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेगी, और इसमें कितने दिन लग जाएंगे ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि तो अगर फौरी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता है तो इस साइड से इमरान खान साहब के वकील बात करेंगे, हमारे लिए इंसाफ हो रहा है, इनके लिए हो रहा है। बिल्कुल ऐसी। और एक और बात जो की जाती रही बड़ा अरसा तक कि जी शायद मियां साहब जो हैं वो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब वो जो तारीख दी गई है अभी तक 21 अक्टूबर की, तो ये भी बड़ी एक सिग्निफिकेंट तारीख है, लेकिन ये जो तासुर है कि शायद वो इनके जाने का इंतजार कर रहे थे या किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, ये तासुर मेरे ख्याल में ज़ायल हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। आसान नहीं होगा उनके लिए, उन्हें सबसे पहले सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो कानून है वो यही कहता है, और जिस तरीके से माजी में भी हमने देखा वो प्रैक्टिस यही रही है। और अदालतों में उनके जब वो चले गए थे, जो एक गिवन टाइम था उसमें वापस नहीं आए थे, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से बहुत सख्त रिमार्क सामने आए थे। उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उस बेंच में शामिल थे, उनकी तरफ से। तो अभी भी ये केस जब वो वापस आएंगे तो इन्हीं जजेस ने सुनना है, और वो ये तमाम जो अरसे में
उनके इलाज से मुतल्लिक तफसीलात हैं या बाकी जो वहां से तफसीलात आती रही, क्योंकि जजेस वही हैं, नए जजेस वही हैं, सारे वही हैं, जजेस वही हैं, अदालतें वही हैं, केस वही है, फैसला वही है, जजेस वही हैं, फिजा सिर्फ बदली है, फिजा थोड़ी सी बदल गई है। शायद इस दफा जो है वो जेल कंपैरेटिवली उनकी आसान हो चेयरमैन पीटीआई की निस्बत। अच्छा ठीक हो गया। नहीं महमूद साहब आपकी तरफ आना है। सर ये फरमाइएगा कि अब एक प्राइम मिनिस्टर तो जाहिर है आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो जेल के अंदर हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि वाकई इंसाफ का पलड़ा बराबर होगा या फिर कोई एक साइड पे झुकाव आपको महसूस हो रहा है? देखिए बात ये है जी, बहुत शुक्रिया जवेद साहब कि आप देख लें कि एक तरफ जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो भागे नहीं हैं जी, भाग के किसी उन्होंने जेलें भी काटी हैं, तो आप दूसरी तरफ देखें कि वो मेडिकल का बहाना बनाकर बाहर चले गए और वो अदालत से इश्तिहारी हैं, और जो इश्तिहारी आदमी हैं उसके हवाले से आप देख लें कि कितनी एक्साइटमेंट जो है वो की जा रही है कि फूलों की पत्तियां जो है बिछाई जाएंगी और वेलकम किया जाएगा। दूसरी तरफ आप ये देख लें कि वो जिसने जो है आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, जिसने जो है वो मुसलमानों का सर जो है फख्र से बुलंद किया, उसको एक ऐसे केस के अंदर जानबूझकर एक जाल बिछाया गया, ट्रैप बिछाया गया जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें लीगल प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया गया। और फिर साइफर केस के अंदर ऐसी गिरफ्तारी उनकी डाली गई जिसमें ना उनको पता है कि कब वो गिरफ्तार हुए हैं, ना वो किसी अदालत में पेश हुए हैं रिमांड के लिए, ना कोई लीगल प्रोसेस फॉलो किया गया। अब खुफिया कार्रवाई की जा रही है जी, अदालत वहां पर ट्रांसफर कर दी गई है, हालांकि वफाकी हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है कि वो अदालत ट्रांसफर कर सके एक सूबे से दूसरे सूबे में। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, 186 जो है आर्टिकल का, आइन का आर्टिकल 186 है, उसके मुताबिक ये तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। लेकिन एक तरफ जो है वो राय हमवार की जा रही है कि वो आएंगे, उधर से फैसला आएगा, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, और एक तरफ उनकी बेल ही नहीं सुनी जा रही, उनकी जमानत ही जो है उसके ऊपर समाअत नहीं हो रही। कभी प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो तैयार नहीं है, कभी जज साहब की वाइफ बीमार है, कभी जो है वो जो है प्रोसिक्यूटर साहब का पेट खराब है, और कभी कोई बहाना बनाया जा रहा है। तो ये दोहरा मेयार जो है इंसाफ का हम देख रहे हैं। हमेशा से ये पाकिस्तान जब से बना है ये चलता आ रहा है, और जब एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह का जो है वो अदालतों का रवैया होगा या इस तरह से इंसाफ उनको नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी मेरी क्या बात है। ये देखें हसनात मलिक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी फरमाएं सर। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और यही बात नून लीग 2018-19 में कह रही। सही बात। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे मामले में जो हमने मनी ट्रेल दी, वहां जेआईटी बना दी, और यहाँ जो इमरान खान साहब ने रसीदें दी अपनी बनी गाला की जो प्रॉपर्टी वो उन्होंने उसकी बगैर वेरिफिकेशन के उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दी। तो ये जो है कि उस वक्त नून लीग कह रही थी, अब पीटीआई कह रही है कि जी इंसाफ, और ये दोहरा म्यार है। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मलिक साहब पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान की इसी से भरी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो इंसाफ को रोती रही, उसमें भुट्टो साहब फांसी लग गए, फिर मियां नवाज शरीफ, फिर बेनजीर भुट्टो, फिर इवन जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, आप उनको देख लें, फिर उसके बाद आप बाकी सबको भी देख लें। ऐसा लगता है कि जो शख्स इक़्तिदार से बाहर है वो सिर्फ इंसाफ ही मांगता है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। पंचोता साहब ये फरमाइएगा कि अब तो बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और कुछ किसी को फेवर दी जा रही है और बाकी किसी को फेवर नहीं दी जा रही। तो वैसे महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका सिर्फ बिलावल सेक्टर जो है वो और आपके ख्यालात मिलते जुलते हैं। तो आने वाले ऐसा ना हो दिनों में कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कर लें। आपको मेरी आवाज आ रही है पंचोता साहब? मेरा ख्याल पंचोता साहब को मेरी आवाज ही नहीं आ रही। जी आपसे जी आपने क्या गुजारिश की है सर? क्या आपने हुक्म किया? सर सवाल ये है सिंपल कि अब बिलावल भुट्टो साहब ही कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, कुछ को फेवर दी जा रही है, कुछ को फेवर नहीं मिल रही। तो मेरा सवाल यह कि कहीं ऐसा ना हो कि बिलावल भुट्टो साहब और इमरान खान साहब आने वाले दिनों में सियासी इत्तेहादी हो जाए एक दूसरे के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि जितनी मेरी मुलाकात हुई है खान साहब से इस हवाले से मैंने वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली पूछा है, और लास्ट टाइम भी ये बात की है कि कोई इस हवाले से क्या जो खबरें चलाई जा रही हैं, एक बंदा आया है, मिला है, गए हैं, किसी ने बात की है,
तो वाज़ेह तौर पर खान साहब का मौक़िफ़ था कि मेरी पार्टी, मैंने पहले भी हमेशा जो है 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन के हवाले से मैसेज भिजवाया है और वो बिल्कुल मेरा क्लियर कट है। इसके हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है। अगर खान साहब ने बैठना होता तो उस वक्त ही बैठ जाते जब हुकूमत गिराने की बातें की जा रही थी। पीपल्स पार्टी के साथ मैं नहीं समझता कि किसी तरह से खान साहब जो है वो नेक्स्ट जो है हुकूमत में या कोई ऐसी बात करें। ठीक हो गया। अफरान साहब ये फरमाइए सर, ये वैसे मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उसके साथ साथ आप पीटीआई की, दोनों की, और दोनों का ख्याल ये है कि आपको को बहुत ज्यादा फेवर दी जा रही है। अब तो बिलावल भुट्टो साहब ओपनली बोल रहे हैं। नहीं देखिए, फेवर तो वाला मामला जो है वो मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है उनका, उन्होंने एग्जैक्टली नाम तो हमारा नहीं लिया तो इसलिए मैं तो और बेनिफिट ऑफ डाउट दे, और किसके बारे में मैं खुद ही बताएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनका मतलब की बात कर रहे हो सकता है उनका मतलब ये हो कि अभी भी पीटीआई के लिए क्या कहते हैं, शायद कोई नरम गोशा कहीं पाया जाता है। मैं तो अंदर है भाई उनके तो एक लेवल प्लेइंग कायदीन से हमारे लिए क्या एक भी बंदा बाहर नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें हमें क्या वो हमें होगा हमारा तो। अरे पंजोता साहब सुना नहीं कि एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ ये हो रहा है। नहीं, वो दूसरी तरफ गया, ये तो जो बोया है वो काट रहे हैं। जब आपने दूसरे लोगों को बंद किया था तब आप बड़े ठाटे मारते थे, आज अपने पे आइए तो आपके रोने निकल रहे। और आपको आज एक्स प्राइम मिनिस्टर याद आया, जब मियां नवाज शरीफ एक्स प्राइम मिनिस्टर तब याद नहीं आया आपको। आज आप जो है, आज आपको जो है वो आलम, आप देखें ना, इंसान अगर एमको की जन्नत में रहना चाहे तो उसको कोई निकाल तो सकता नहीं है। आलम इस्लाम के लीडर का हाल ये था कि कोई उससे बात करने को तैयार नहीं है, कोई उसका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर इमरान खान ने मारे हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इतनी मुश्किलात में है, उसको ठीक करते करते पता नहीं कितने साल लगेंगे। मगर आप कहेंगे आलम इस्लाम के लीडर पर ठीक है, फिर मुकम्मल आजादी अगर चाहेंगे तो ये तो फिर वो मुकम्मल आजादी किससे चाह रहे हैं, क्या कहते हैं मुकम्मल आजादी जो है वो 2000 अपना 1.5 साल पहले कहाँ थी मुकम्मल आजादी, जब वजीर आजम खुद बने हुए थे। मुकम्मल आजादी जो है वो 2017 में नहीं याद आई, जब पनामा का केस आया, जब आरटीएस को बिठाया 2000, तब नहीं याद आई आपको। आज आपको एकदम याद आनी शुरू हो गई आजादी। फिर ये मेरे भाई बेचारे इनको आज तक समझ नहीं आई कि इमरान खान है क्या चीज। इनको समझ, ये जो पंजाता साहब है हमारे, उनकी पार्टी के अंदर मैं अभी आपको मैं अभी दलील से बताऊंगा, मैं दलील से आपको बता दूंगा क्यों इन्हें समझ नहीं आई। इमरान खान ने इनको कहा कि मैं पीपल पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, ये बेचारे सीधे हैं, ये समझ रहे हैं वो नहीं जाएंगे। और भाई इमरान खान अपना मुफाद देखता है। वो ये कहता था परवेज परवेज रशीद पंजाब का सबसे बड़ा, नहीं जो परवेज इलाही, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है एमकेएम से मैं बात नहीं करूंगा, मैं ये जो है टेररिस्ट है, इनके खिलाफ में, और जाके उनको इत्तेहादी बनाया और अपनी पार्टी का सदर बना दिया परवेज इलाही। आप अक्सर पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ एमकेएम के बारे में हमने फिर चार्टर में जाएंगे ना, हमने जवाब आपके पास भी कोई नहीं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने किया ना सर, उसके बाद 6 लड़ाइयां की आपने, लड़ाइयां की, लेकिन हमने 18वीं तरमीम भी की ना, फिर क्या कहते हैं, ये भी ध्यान में रखें। हमने इस जो क्या कहते हैं फाशिस्ट इंसान था इमरान खान, इसको डिसलॉज भी किया ना फिर हमने अपने मिलके। बात यह है कि हमारी पार्टी अलग है, हमारे एजेंडे अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारे वोटर अलग हैं, तो हम प्रो डेवलपमेंट ज्यादा हैं, वो उनका अपना मामला है। तो वो लेफ्ट की पार्टी, हम राइट की पार्टी, तो ये तो हमारा अलग हमेशा से रहा है और आगे भी जो है वो तलखियां शायद बढ़े। तो बुनियादी बात आपको फेवर नहीं कर रही, लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए। मेरी गुजारिश सुने, हमें इतनी ज्यादा फेवर अगर मिल रही है ना, क्या कहते हैं, तो आप मुझे बता दें, ये जो पिछले जो 63A का फैसला आया वो हमें फेवर मिली थी, मुझे इसका को बताया ना, क्या कहते हैं, ये जो पंजाब के अंदर हमारा सत्यानाश किया, ये हमें फेवर दी गई। वो हमजा बेचारा वो 100 यूनिट फ्री करता था, अगले दिन कोर्टें उड़ा देती थी, ये हमें फेवर मिल रही थी। हमें तो 2017 से जो रोड़ा लगना शुरू हुआ आज तक नहीं रुका। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि आप उमर अताब बंदयाल साहब के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे, वो जाएंगे तो ये सब आएंगे? नहीं, तो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, वो भी ऐलान हुआ है, तो वो तो बहुत आगे, सितंबर के बाद ही आ रहे हैं। वो तो हम अपने देखें, हमने ये एक पॉलिटिकल डिसीजन भी है, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। ये खाली जो है ये और भी मामला है, लेकिन इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, हम अपनी तैयारी देख रहे हैं। उससे पहले मियां साहब जो है 15 सितंबर को आना चाह रहे थे और उन्होंने टिकट बुक कर लिया था। 4 सितंबर को भी था, वो 4 तारीख को भी था, 15 है उनका। लेकिन देखिए, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मामला तब्दील होते हैं, उसके हिसाब से बाद आपको रिव्यू करने पड़ते हैं अपने डिसीजन, और ये बड़ा आम डिसीजन है हमारे लिए। इस पे डिपेंडेंट है हमारा अगला इलेक्शन, इस पे डिपेंडेंट और बहुत सारी चीजें, इस मुल्क का मुस्तकबिल डिपेंडेंट है, तो हमें बड़ा एहतियात से लेना पड़ेगा। मगर सर, एक आपने ट्वीट भी किया है, रीट्वीट किया है, ये न्यूज की खबर है, और उसके अंदर आपने कहा है कि जो पिछले दिनों में
जो बेंचेस बने थे उनके ऊपर आपने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के हैं, 63 हैं, यानी टोटल 134 केसेस थे पॉलिटिकल, और टोटल जो है ना 1957 केसेस हैं, और ये 31 दिसंबर 2016 से लेकर 30 जून 2023 तक का डाटा है। और इसमें टोटल जो केसेस हुए हैं 1957, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 134 सियासी केसेस थे, और इनके अंदर जो बेंचेस बने सबसे ज़्यादा बेंच जो था वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का 63 इनके पास केसेस आए, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास 52 आए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पास 22 आए, जबकि काजी फायज ईसा साहब के पास सिर्फ 11 केसेस आए। तो पूरा डाटा जो है ना वो आप लोगों ने निकाला है और इसको रिलीज़ किया है। तो अब सवाल ये है कि जब काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो वो करेंगे क्या आइंदा, क्योंकि जजेस तो हैं ये वहाँ पे। देखिए, एक तो ये डेटा 3 वकला की ये रिसर्च है, सलाउद्दीन अहमद फॉर्मर सिंध हाई कोर्ट बार के सदर, वो उन्होंने इसमें ये बड़े अरसे से वो इस पे काम कर रहे थे। इससे बड़ा वाज़े हो गया है कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, बेंच बनाना और केस फिक्स करना, ये रेगुलेट करने की जरूरत है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। और 6 साल से जो कुछ होता रहा उसमें हम ख्याल जजेस को बिठा के हर चीफ जस्टिस ने अपना एजेंडा पूरा 3 चीफ जस्टिस आए हैं इस दौरान 6 सालों में। बिल्कुल, गुलजार साहब भी, अब गुलजार साहब ने जो इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की हुई थी कराची में, मजे की बात है कि कराची का जज उनके साथ नहीं बैठता था, ठीक, वो यहाँ से पंजाब से 2 जजेस लेके जाते थे और वो उनके साथ बैठ के फिर वो नस्ला टावर भी उन्होंने गिरवाया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है कि जो इंसाफ की बात सुप्रीम कोर्ट में होती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और उम्मीद यही है कि जस्टिस काजी फैसल क्योंकि खुद विक्टिम रहे हैं, तो ये वो आगे नहीं करेंगे, वो कम से कम रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे और जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उन पे कोई ट्रांसपेरेंसी चेक होना चाहिए। पॉलिटिकल केसेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए भी मैकेनिज्म फुल कोर्ट बना दिया जाए, फुल कोर्ट सारे जजेस बैठ जाएं, 2 के बाद जब सारे आम देखें ना, फुल कोर्ट अगर बनेगा तो बाकी केसेस 56,000 केसेस है उनको कौन 2 बजे सब 1:30-2 बजे केसेस खत्म हो जाते हैं आम ऑर्डनरी, उनके बाद उसके बाद बेंच बन जाए, घंटा 1.5 रोज समाज शुरू करने। और कई तरीके हैं, चलें अगर सीनियरिटी में 5 जजेस बड़े जो सीनियर हैं उनको बेंच बना दे, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जस्टिस बंदयाल ने, जस्टिस साकिब निसार और गुलजार अहमद, इन्होंने पिक एंड चूज करके अपने हमख्याल जजेस को बिठा के सारा एजेंडा चलाया, जिसका नुकसान इदारे को हुआ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रही? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बाहर से नहीं अंदर से आई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा 4 जजेस के मुकाबले में जजेस खड़े हो गए। बिल्कुल, ये वाज़ेह है। अब ये चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने उस दिन तकरीर में कहा कि जी ये पीडीएम गवर्नमेंट ने ये किया वो किया। देखिए, उनको तो मौका फराम किया गया, लेकिन 4-3 की डिबेट तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजेस नहीं, अंदर से स्टार्ट हुई, बिल्कुल सही। और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। और ये जो 1 मैन शो की बात, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 1 मैन शो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है जब तक विद इन सुप्रीम कोर्ट नहीं ठीक होंगी तो हालात नहीं ठीक होंगे। पूरा टेनोर में जस्टिस बंदयाल साहब ने एक मीटिंग भी नहीं की फुल कोर्ट, अगर करनी चाहिए थी। और अगर बैंक में बिठा देते काजी फैसल साहब, उनका कंडक्ट भी लोगों के सामने होता कि जी वो किस तरफ है, प्रो नून है, एंटी पीटीआई है, जो भी है सामने आ जाता। अब 4 साल से वो किसी बड़े हाई प्रोफाइल केस में वो किसी हिस्सा ही नहीं रहे। अगर कोई रहे हैं तो वो पहले ही कोई कंट्रोवर्सी थी, या फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से केस में उनको शामिल किया गया। पता था कि वो किसी बैंक का हिस्सा नहीं है, तो वो जानबूझ के वो ताकि एक कंट्रोवर्सी बने। सही बात। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। राय साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो कानून पसंद है, आइन पसंद है। अब सवाल ये है कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे तो ये जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा उनके लिए। अगर वो इसके बारे में कहते हैं कि नहीं, इस बैरियर को तोड़ दें, तो फिर उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लग जाएगा कि इन्होंने आइन की वायलेशन की है। और अगर वो ये कहते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, तो 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो नहीं सकेंगे। तो इस जैसे जो इश्यूज हैं उनको कैसे टैकल करेंगे? छोटी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मोहसिन साहब, ये फरमाइएगा कि काजी फायज ईसा साहब के बारे में ये है कि बड़े कानून पसंद, आइन पसंद है, और जब ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का इशू उनके पास जाएगा, मुझे लगता है कि आज रात या कल रात प्रेसिडेंट साहब तारीख दे देंगे, क्योंकि वो तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये इशू जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो काजी साहब की पोजीशन कंप्रोमाइज नहीं होगी? जो सब 90 दिन में इंतखाबात होना, ये तो एक आइनी तकाजा है। हमारे आइन का आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से। और इस सिलसिले में जो बार काउंसिल्स हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट बात पहले से ही कह रही थी,
पाकिस्तान बार काउंसिल के मौकफ में एक बड़ा यू टर्न है, वो पहले 90 डेज के हवाले से कोई मौकफ उनका और था और अब वो भी पंजाब के बारे में वो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाए जाएं। देखिए काजी साहब अब आ रहे हैं तो वो कभी अगर आईन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो फिर काजी साहब भी यही कहेंगे कि इलेक्शन 90 दिन में कराएं। लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि अब टाइम बहुत सारा गुजर चुका है, 54 डेज जो डिटेल्ड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इलेक्शन केस में जो फैसला आया है उसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर आप 90 दिन से आगे जाएंगे तो फिर उसका तरीका क्या है। उसके लिए फिर डिक्लेरेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बताना पड़ेगा कि जी डीलिमिटेशन सीसीआई का फैसला जो भी वजह है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिग्री जारी करेगी कि जी ठीक है इस वजह से आप इतने दिनों के लिए इलेक्शन को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन इंडोर्स सुप्रीम कोर्ट ने करना है। आइन की तशरीह इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर बैठ के नहीं कर सकता, आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हों, काजी फायज ईसा साहब हों, इफ्तिखार चौधरी साहब हों, गुलजार साहब हों, तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं करनी है। और 90 दिन के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो एड्रेस हो चुकी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक डिटेल्ड जजमेंट इसके ऊपर आया है। तो अब देखें इलेक्शन कमीशन कब मूव करता है, ये सारी सिचुएशन बताता है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अब दो बड़ी इंटरेस्टिंग पिटीशंस इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 90 डेज में इलेक्शन के हवाले से, और ये उन बार काउंसिल्स की तरफ से हैं जो आम तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा के करीब समझी जाती हैं, जिनमें एक सिंध बार काउंसिल भी शामिल है। और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का आपको पता है कि मौकफ उसमें जो तब्दीली आई है, और पाकिस्तान बार काउंसिल्स के जो काउंसिल के जो कर्ता धरते हैं वो आजम तारड़ हैं, एहसन भून है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसका नाम है, ये लोग इनका मौकफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इस सारी सिचुएशन में। ये तमाम वो लोग हैं जो प्रो जस्टिस काजी फायज ईसा या उनके खिलाफ जब रेफरेंस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त भी बड़ा खुल के ये वहां पे खड़े हुए और हड़तालें स्ट्राइक भी की गई जब उनके खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई चैलेंज हुई और वो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। तो ये इनकी पिटीशंस भी बड़ी मीनिंगफुल हैं। देखें अभी आप लोग बात कर रहे थे मियां साहब की वापसी के हवाले से, तो मियां साहब का वापस आना इलेक्शंस के हवाले से भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मियां साहब जाहिर है वापस आएंगे तो अपनी पार्टी को लीड करेंगे, और इस वक्त अगर इमरान खान साहब का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो वही है। यहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो तो अपनी तरफ से सारा कुछ करके, जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो करके देख चुकी है। तो अब शायद मियां साहब जो वापस आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम इलेक्शन अब 90 दिन में तो नहीं होंगे, लेकिन जितने अक्टूबर को जब आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि नवंबर में इलेक्शन नहीं हो रहे। फिर नवंबर में अगर 12 नवंबर की तारीख सदर साहब देते हैं तो टाइम इतना नैरो होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब कंपेन नहीं कर सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर का इलेक्शन, देखिए ये डीलिमिटेशन वाला इशू तो है और इलेक्शन कमीशन ने वो अपना शेड्यूल भी दे दिया है 15 दिन, बल्कि उन्होंने कम भी की है थोड़ा सा, क्योंकि हल्कों में कोई इतनी ज्यादा तब्दीलियां होनी नहीं है, तो एक आध हल्का शायद ऊपर नीचे हो जाए, इससे ज्यादा कोई तब्दीली होगी नहीं। तो मेरे ख्याल में अगर मियां साहब वापस आ रहे हैं तो उनकी आमद के आप 3-4 माह बाद इलेक्शन समझें। बिल्कुल फरवरी में ही होंगे, फिर फरवरी में होंगे, मतलब उनके आने के बाद 3-4 माह इलेक्शन हो जाएगा। अगर ये सदर पाकिस्तान डेट दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मे भी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना भी हो फिर नहीं होगा। इनको ये बजाय इसके कि अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांजिशन हो रही है वेट करें और ये डेट देंगे, और कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन की मुशावरत भी जरूरी है। ठीक है, अब उसमें जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो वहां फिर लंबा हो सकता है। बेहतर यह है कि इलेक्शन कमीशन या ये जो पिटीशन है पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट बार की, ये टेकअप होनी है, लाजमी हो जाएगी। लेकिन अगर सदर साहब ये कुछ करेंगे बीच में तो ये भलाई करेंगे पीडीएम या उनके जो लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो, क्योंकि माजी में भी यही हुआ कि जिस साहब दरमियान में आए और उसके बाद इलेक्शन नहीं हो सका, उसके बाद वही बात हर चीज पोलिटिसाइज करने से। मलिक साहब बार काउंसिल का मौकफ जो है वो आप देखें, वो तो वाज़ेह तौर पे अपने एलामियों में कह रहे हैं कि जी 90 दिनों में तो करवाएं। वो कह रहे हैं सदर तारीख दे सकते हैं। सदर साहब आपको मुशावरत की जरूरत भी नहीं है किसी से, मुझे सदर साहब नहीं कर रहे, इधर से बार काउंसिल्स भी कर रहे हैं, उनको पता है कि क्राइसिस है और वो आर्टिकल 45 सब क्लॉज 5 वो कह रहे हैं कि उसके तहत जो है वो आप डेट दे सकते हैं, और कोई भी जो पार्लियामेंट से सादा मतलब कानून साजी है वो उसके जरिए आप आइन को ओवरराइट नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी इस चीज का हवाला दिया है कि अगर आपने आइन में आप तरमीम करें, कानून सादा कानून साजी से अब ये नहीं हो सकता कि आप आइन को ओवरराइट करें। पंजोता साहब ये फरमाइए सर, अब जाहिर है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आ रहे हैं, और उससे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखते थे, जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता था या लाहौर हाई कोर्ट से नहीं मिलता था, तो पूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके लिए दरवाजा खुला था उनका। तो अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो आपको तवक्कुआत हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा?
शुक्रिया बहुत जी। गुजारिश ये है कि इन्होंने काजी फाइज ईसा को इस तरह से वो पोलिटिसाइज कर दिया है कि जैसे ही वो आएंगे और इनके हक में जो है वो फैसले देना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद जो इन्होंने नहीं, वो आपने किया था, रेफरेंस आपने दायर किया था उनके खिलाफ। देखें रेफरेंस तो आपको भी पता है कि कैसे दायर किया था, हर बंदे को पता है कैसे दायर हुआ। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं या बस चंद दिनों की बात है, तो जिस वक्त वो अपने मनसब संभालेंगे तो उन्होंने कानून और आइन को देखना है पहले, उसके मुताबिक उन्होंने फैसले करने हैं, ना कि वो किसी पॉलिटिकल जमात के चीफ जस्टिस होंगे। और हमें उम्मीद है कि जितने भी फैसले पेंडिंग हैं, चाहे वो आर्मी एक्ट के हवाले से हमने जो चैलेंज किया है या दूसरा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, तो जो चैलेंज किए हुए हैं या नायब की तरमीम अगर पहले अब नहीं होता फैसला तो वो बिल्कुल कानून के मुताबिक करेंगे। यही इंसाफ की मंशा है। दूसरे नंबर पर गुजारिश ये है कि ये जो बात कर रहे हैं कि कोई ये कहता है जी कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा, कोई ये कहता है जी कि नहीं वो नहीं देगा, कोई कहते हैं जी 2 होंगे, मार्च में होंगे। बात यह है कि आइन के मुताबिक वाजिया है कि जो है इलेक्शन जो है 90 डेज के अंदर होंगे, जब प्रेसिडेंट जो है असेंबली डिसॉल्व करेंगे। तो जब लेकिन सर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार आगे कर चुकी है, ये वो बैरियर टूट चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से। 14 मई का उन्होंने ऐलान किया था पंजाब के अंदर इलेक्शन का, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि आगे थोड़ा सा जाया जा सकता है, तो अब तो चले जाएंगे सर। देखें बात यह है कि वो भी जिस हालत में वो सारा मामला उन्होंने ऑर्डर किया उसमें भी आप देख लें कि उस वक्त भी इलेक्शन नहीं करवाए गए और जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ने कभी मरदमशुमारी का बहाना बनाया, कभी फंड्स का कहा, कभी ये कहा कि सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन जो है उसकी बदनीति थी और उस वजह से इलेक्शन जो है अब तक आप देख लें कि नहीं हुए। एक दफा फैसला आया, दूसरी दफा फैसला आया, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। जब तक आर्टिकल 6 का चार्ज नहीं लगेगा, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई भी जो इदारा है जो है वो तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा अहकाम की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हो या हाई कोर्ट हवा में उड़ाए जा रहे हैं। हर केस में आप देख लें, चाहे वो पॉलिटिकल केस हो, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से मामला हो, चाहे वो किसी लॉ के अंदर तरमीमी बिल हो, तो ये मामला तो आपके सामने है। लेकिन इसके ऊपर आप बजाय ये कि वो तारीख देगा, ये तारीख देगा, जब आइन के मुताबिक क्लियर है, तो क्यों आप जो है इलेक्शन कमीशन की जो अमेंडमेंट्स हैं उनका बहाना बनाते हैं। ये इलेक्शन की अमेंडमेंट्स जो की गई इलेक्शन एक्ट। अच्छा, वैसे मैंने ब्रेक लेनी पड़ी, लेकिन मसला ये है कि सदर साहब तारीख दे देना सर, वो 9 सितंबर से पहले तो प्रॉपर से वो तारीख दे सकते थे, उसके बाद अब भी दे सकते हैं, आपकी बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, लेकिन वो एक नोटिफिकेशन अपनी जेब में डाल के फिर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो बाहर निकाल दें, वो नहीं निकाल रहे, तो सदर साहब से पूछना तो चाहिए आपको। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। वैसे इमरान साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, मुझे लगता है। देखें, एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, ऐसे लगता है जैसे स्टेट ने फैसला कर लिया कि उनको बाहर नहीं आना चाहिए। अब उनकी अहलिया जो है वो बार बार उनको जमानत करवानी पड़ रही है, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत। तो आपको तरस नहीं आता सर उन पर? देखिए, मैं जो है वो एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये ज़रूर कहूँगा कि ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है जिसके अंदर हम हैं इस वक्त। लेकिन ये सारा कुछ किया धरा जो है ये इमरान खान का अपना ही है ना, किसी का और का तो नहीं है। आपने हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो बुरा भला कहा, गालियाँ दी, इखलाकियात से घिरी हुई हरकतें की, अपने लोगों को लगाया उनके पीछे। तो आप ये दुनिया के अंदर जो है वो आखिरत में तो है ही, वक़फ़ात अमल तो है अल्लाह ताला के। हाँ, देर है ज़रूर है, अंधेर नहीं है। ये फ़िरौन बने फिरते थे कि मैं इसको अंदर कर दूंगा, इसका पंखा ले लूँगा, इसका AC ले लूँगा। आज अपने AC और पंखों के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। तो ये तो होना था फिर आपके साथ। और फिर मतलब कि जो ये इसके अंदर एक पॉजिटिव पहलू ये ज़रूर है जो मैं समझता हूँ कि शायद जेल में जाने से इंसान को कुछ अकल भी आ जाए, जो कि है मुश्किल काम, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत दे, किसी को भी आ सकती है। जो हरकतें उन्होंने इस मुल्क के साथ की हैं पिछले 5 साल, आप यकीन करें। हाँ, और उसके बाद जो जाने के बाद जो हरकतें की हैं वो तो उससे भी ज्यादा जो है वो गिरी हुई हरकतें थी ना। मतलब आपने जाते जाते IMF प्रोग्राम खराब कर दिया। आप कैंपेन कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करेगा। आप अपने लोगों को कह रहे हैं कि डॉलर की होर्डिंग करो, और वो पता चल रहा है कि आपके लोग डॉलर की होर्डिंग में इन्वॉल्व हैं। ये क्या मतलब कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान से भी ऊपर हैं आप, मतलब पाकिस्तान से भी कई लेवल ऊपर है, खाली ऊपर नहीं है। तो फिर अगर इस तरह की सोच वाला इंसान है, उसके लिए जो है वो ज़रा मेरे दिल में तो कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है गुंजाइश। फिर भी मुझे किसी की तकलीफ के ऊपर कोई खुशी नहीं होती।
और एज ए पॉलिटिकल वर्कर होनी भी नहीं चाहिए हमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेच्योरिटी इनके अंदर आ जाए कोई कैसे पता चलेगा कि मेच्योरिटी आ गई? मेच्योरिटी जो है वो कंडक्ट से ही पता चलेगा ना, बाहर आके वो जब आएंगे ना। मैं आपको अभी जरूर पेश करें मियां साहब के घर जाके बहुत अच्छा हुआ आप हमें कोई मुबारकबादें नहीं चाहिए, अपनी गलतियों को तस्लीम करें। हमने भी चार्टर डेमोक्रेसी किया है ना, हमने अपनी गलतियों को तस्लीम करके ही किया था ना। हम अगर ये कहते रहते कि चोर डाकू तो मुल्क आगे ना बढ़ता। और अगर इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो आपको पॉलिटिक्स इंक्लूसिव करनी पड़ेगी, लोगों को साथ लेके लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को डिवाइस उनके साथ जुड़े हुए हैं वैसे वो उस तरह वाला जुड़ा नहीं, फील्ड अक्रॉस पार्टी लाइन नहीं, मैं अक्रॉस पार्टी लाइन की बात कर रहा हूँ, अक्रॉस पार्टीज के साथ डिफरेंट नेशनलिटी, आपको हर किसी को साथ लेके, सियासत है ही ये चीज बुनियादी तौर पे। फिर जो है वो मेरे भाई ने बात की कि जी वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उनके ऊपर जो है वो जो उनको हवा में उड़ाया जा रहा है। लोकल बॉडीज का पंजाब का इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट गुलजार साहब ने फैसला दिया 6 महीने तक वो फैसला जो है उसको रद्दी की टोकरी में आपने उठा के फेंका और जो उसके बाद वो टाइम ही उनका खत्म हो गया। और सुप्रीम कोर्ट को घर की लौंडी बनाया किसने? पिछले 5 साल के अंदर जो आप लोगों का कंडक्ट रहा है। देखिए इसी अदालत ने वैसे कासिम सूरी वाला मामला भी था, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फैसला किया था लेकिन उसको पीटीआई नहीं मानते। अच्छा ये फरमाइए मलिक साहब के अब ये जो चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं अब इनको फुल कोर्ट फेयरवेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? अगर नहीं दी जाती तो क्या सिनेरियो होगा, और अगर दी जाएगी तो फिर नहीं, उनको ऑफर की गई है और वो प्रपोजल उनको भेजी गई है, लेकिन वो खुद अभी विलिंग नहीं है। वजह वो जाहिर बात है, मेरा ख्याल है कि वो स्पीच इनकमिंग चीफ जस्टिस की भी होती है। ठीक है। और जस्टिस काजी फैसल की स्पीच में जो चीफ जस्टिस होते हैं वो जाने वाले चीफ जस्टिस की तारीफों में सारी बातें करते हैं, और जो कुछ उनके आपस में रहा तो वो उनको भी अंदाजा है कि कोई आज के चीफ जस्टिस नहीं चाहते कि वो तारीफ करें इनके पता नहीं। हालांकि मेरी इतला के मुताबिक उनको ये भी कहा गया कि हम बाहर वालों को भी कह देंगे और कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो विलिंग नहीं है। आज कल में भी वो डिसाइड कर लेंगे। मैंने फेयरवेल जो है रेफरेंस लेना है, फेयरवेल डिनर वो ले रहे हैं 14 तारीख को। कल सुप्रीम कोर्ट बार उनके ऑनर में खाना कर रही है, तो बस ये खाने हैं। जो अलविदाई उनकी स्पीच थी वो कल उन्होंने कर दी नया अदालती साहब, और उसमें ये हुआ कि जस्टिस काजी फैसल तकरीर नहीं कर सके। ठीक है। अब लोग ये भी असल में ये होता है कि जब चीफ जस्टिस आने वाला वो अपनी प्रायोरिटीज भी शेयर करता है स्पीच। अब ये एक चीज है कि उनको एक मौका नहीं मिला जिसमें वो अपनी प्रायोरिटीज बताते हैं, और लोग इस वक्त पाकिस्तान हर में जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वो सारे देख रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं, कि वो क्या करना चाहते हैं। तो वो मौका मेरा ख्याल है कि नहीं, अगर फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। फिर जो है वो कोई अगले दिन जब वर्किंग डे होगा मे बी फुल कोर्ट मीटिंग हो और उस तरह को प्रेस रिलीज आए, अदरवाइज तो वो कोई चीज ऐसी नहीं होगी। स्पीच फिर कोई बार अनप्रेसिडेंटेड है ये, ऐसा पहली दफा मेरा ख्याल है शायद कोई चीफ जस्टिस जो है उसका फेयरवेल डिनर नहीं होगा, फेयरवेल रेफरेंस नहीं होगा। राइट साहब, वैसे ये जो जाने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं ये घबरा रहे हैं आने वाले चीफ जस्टिस साहब से, या आने वाले चीफ जस्टिस साहब इनकी तारीफ नहीं करना चाहते कि अनप्रेसिडेंटेड है ये? देखिए उसकी एक वजह तो ये है जो सब कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात रहे पिछले 1-1.5 साल में, या बल्कि ज्यादा 2-2.5 साल में, इवन जस्टिस गुलजार साहब के दौर से ऑनवर्ड्स, उसके बाद माहौल ऐसा है कि कोई इतना ज्यादा प्लेजेंट इंटरनल नहीं था। ये जो लास्ट मंडे गुजरा, जस्टिस काजी फैजी साहब हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि वो जस्टिस इजाजुल एहसन के हमरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में गए और उन्हें बाकायदा तौर पर दावत दी इस रेफरेंस की, काजी फैजी साहब ने, और बड़ी प्लेजेंट मुलाकात थी ये। लेकिन अब उसकी शायद एक वजह यह है कि जितनी वो तलखियां रही इस पिछले अरसे में, शायद वो एक अच्छे नोट पर इस समझते हैं कि क्योंकि फुल कोर्ट रेफरेंस ऑलरेडी ये नए अदालती साल पर एक हो चुका है, तो 5 दिन के बाद दोबारा फुल कोर्ट रेफरेंस क्या किया जाए। लेकिन जो डिनर्स हैं वो बल्कि रूटीन से भी ज्यादा हो रहे हैं, जजेस अलग अलग भी दे रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दे रही है, वो भी एक ट्रेडिशन है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आने वाले दे रहे हैं वो भी एक ट्रेडिशन है, वो भी रूटीन के मुताबिक होगा 14 तारीख को। तो बाकी तमाम तर चीजें रूटीन में हो रही हैं, एक ये जो रेफरेंस है ये नहीं हो रहा, और ये भी शायद चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो हैं ये इसकी अप्रूवल दे दें, क्योंकि ये अप्रूवल उन्होंने ही देनी है, फाइल उनके पास है। तो लेकिन मुझे ये लगता है जाती तौर पे कि शायद वो बस जितना प्लेजेंट एंड हो गया है वो कह रहे हैं कि काफी मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मजीद खुद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खबर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।